चलिए, तो भाई सभी का स्वागत है, आप सभी का, और सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। मैं तो क्लास स्टार्ट कर दी, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं यही बताने जा रहा हूं कि भाई एक एक नंबर की कीमत हम जानते हैं, सेट थ्योरी आपका चल रहा है, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो सीजीएल की भी टॉप लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, सीईटी की भी अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, बैंक की भी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो भी अभी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ आपको अभी से ही करना पड़ेगा, तभी जाके इस साल को आप बेहतर बना सकते हो अपने लिए। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि एक बैच है जो आपके इन सपनों की उड़ान को देता है, फाउंडेशन बैच। इसके साथ साथ आपको जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा आपको, वो भी अपनी सभी फैकल्टीज के साथ में जो भी आपको पढ़ा रही हैं, साथ के साथ मॉक टेस्ट भी। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, आज ही तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि नए साल पर जो प्राइस हाइक का प्रोग्राम था उसको डिले कर दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा। साहिल 10 कोड लगाकर आप अप्लाई करके अभी जुड़ सकते हैं उसी पुरानी वाली प्राइस में, और आपको हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरे कोर्स से कनेक्ट होना है और अच्छा पढ़ोगे तब अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई आपको मैं करवाने वाला हूं। तो प्राइस हाइक की डेट 11 तारीख कर दी गई है, बच्चों की हाई डिमांड और न्यू ईयर की वजह से, ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कोर्स, बैचेस, सब कुछ मिलने वाला है। सीएचएसएल का भी मिल जाएगा मेरा बैच। रात को 8 बजे कैच द मैथ लिया था कल हमने बहुत सारी बातें भी की, आपके फ्यूचर के डिसाइडिंग फैक्टर्स मैंने आपको बताए कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये सब मैंने कल रात को बातें की हैं आपसे। होप सो कि आप सभी आए हो और आपने बहुत सारी एंजॉय किया हो, और पेपर भी हमने सॉल्व किया था। तो केवल बातें ही नहीं कि हमने पेपर भी सॉल्व किया था कल, और कल जरूरी भी था क्योंकि आने वाला जो एक साल है वह डिसाइड कर सकता है आपका ये आने वाला एक दिन, कि आप आने वाले एक दिन से अगर आपकी 10% बच्चों की भी सोच में फर्क आता है तो वह सोच अच्छी है, वह फर्क अच्छा है, ठीक है माय डियर। चलिए, तो सारी चीजें हम क्लियर कर लें। 8 PM पर हमारा ये सेशन डेली चलता है, आज भी होगा। मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा हूं, चिंता ना करिए। लिंक आपका कमेंट बॉक्स में है, नोटिफाई कर लेना। और आप साहिल 10 कोड लगाकर आप फ्री प्लान में भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 पेपर करा दिए हैं और मैं लगातार करा रहा हूं, तो आप रेगुलर रहोगे तो आपको सारे पेपर करने का मौका मिलेगा और आप एग्जाम को यूं ही क्रैक करके आ जाओगे, क्योंकि मैं जो भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 8 बजे वाली क्लास में, और इससे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता डियर। सिलेक्शन लेना है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप इस ओपिनियन को ये मत समझिए अरे नहीं यार मैं क्यों पढ़ूं। एक बार पढ़कर देखो, फ्री क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल क्लास में जाना है, सी ऑल पर जाना और 8 बजे वाली क्लास देख लेना। और फ्री प्लान के लिए आपसे कोड पूछेगा तो साहिल 10 कोड लगा देना, आपका अनलॉक हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। आज 2 जनवरी है, नंबर सिस्टम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, नंबर सिस्टम तो अभी चल रहा है ना। ये मैंने सैटरडे संडे के लिए स्पेशल सेशन लगाए हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? मंडे से नंबर सिस्टम कंटिन्यू होगा, फिर 2 दिन में नंबर सिस्टम खत्म करके मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूं या मेंसुरेशन वो आप बता देंगे मेरे को। यानी कि मैं बुधवार या बृहस्पतिवार से अलजेब्रा या मेंसुरेशन में से क्या स्टार्ट करूं, ये आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। कल कैच द मैथ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो डेली अच्छा होता है, बस पढ़ाई पर ध्यान दोगे, क्वेश्चन बनने लगेंगे तो सब अपना अच्छा हो जाएगा। आज 6वां पेपर कराने वाला हूं रात को 8 बजे, तो मुझे लगता है कि सब लोग तैयार रहेंगे, आप सबका स्वागत करूंगा मैं। अगर आपका पेपर 4, 5, 6 को है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज आप मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड कर देना। प्लीज सेंड क्वेश्चन, है ना, ये कर देना भैया, क्वेश्चन जरूर भेज देना अगर आपका पेपर होता है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, सेट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा नया चीज लगेगा आपको लेकिन मजा आएगा कुछ नई चीजें सीखने में। सेट्स को कहा जाता है समुच्चय, बस खत्म, फिनिश, है ना। तो सबने अलजेब्रा बोला है, मैं भी अलजेब्रा के ही पक्ष में था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, और अलजेब्रा ही मैं पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि मैं आपको बहुत तरीके से पढ़ाने वाला हूं अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब यार सेट्स के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं नोट्स बनाकर लाया, तो मुझे जो उपयोगी चीज लगी ना वो मैं आपको लिखाने वाला हूं आज। सेकंड फेज में डेट कब तक देखने आए वो सब अपने आप पता लग जाएगा, वो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए
अलजेब्रा ही कराऊंगा, चिंता ना करें। आओ थोड़ा सेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ अच्छा डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। मैं सोच रहा था कि थ्योरी आपको बताऊं, लेकिन थ्योरी में आप बोर हो जाओगे, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेट्स होते हैं ना, सेट के अंदर एक सबसेट भी होता है, यानी कि उसके अंदर सेट भी होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी सेट होगा, यानी कि कोई भी आपका समुच्चय होगा, उस समुच्चय को आप हमेशा रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये ध्यान से सुनना। अगर आप उस समुच्चय को लिख रहे हो तो उस समुच्चय को हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, कैपिटल लेटर में। तो ये वो बातें हैं जो लिखने के लिए आती हैं कैपिटल लेटर्स में। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करने चाहता हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया ए, तो ये आपका एक सेट है। मैंने बोल दिया बी, ये आपका एक सेट है। चलिए, अब सेट के अंदर एक ब्रैकेट लगाया जाता है जिसको कहते हैं हम करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। इसको मजला कोष्टक कहते हैं। और मजला कोष्टक के अंदर छोटे अक्षरों में, मतलब छोटा छोटा लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ऐसे लिख दिया। तो ये जो अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये आपके, हाँ 11th में होता है भाई, है ना, 11th में होता है। और ये आपके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मैं इतना डीप में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ काम की चीज सिखाने वाला हूं जो काम आएगी आपके पेपर में। तो ये ए एक सेट है जो इसके अवयव हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि ये आपके एलिमेंट कहलाते हैं, जो जिनको मजला कोष्टक में लिखा जाता है। अगर अल्फाबेटिकली आप लिखोगे तो छोटे लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। अगर आप नंबर्स लिख रहे हो तो नंबर्स का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे नंबर्स डाल दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4। गुरुदेव राजस्थान, हाँ राजस्थान पुलिस विभाग पगलाया, पगलाया ये राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 की जगह 33 बता रहे हैं। राकेश मुझे नहीं पता इस बारे में भाई, क्या बोल रहे हो, है ना। अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, हम यहाँ पर, हाँ ऐसे एक भाई संबित पात्रा बोल रहे हैं, यार नाम बढ़िया रख रखा है, कि भाई प्लस की क्वालिटी और फ्री की क्वालिटी में क्या फर्क है। मैं, जो मेरा प्लस पढ़ता है बच्चा, जो मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करता है, वह यहां भी पढ़ता है। उससे बोलता हूं, मैं पर्सनली बोलता हूं कि भाई एक भी क्लास मिस मत करो मेरी 11 बजे वाली। और जो 11 बजे पढ़ता है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि फाउंडेशन मत छोड़ो, क्योंकि दोनों जगह अलग कंटेंट है, लेवल अलग है। वो आपको अलग लेवल पे चीजें छोटी छोटी तरीके सिखाई जाती हैं। यहाँ आपको ऐसे पढ़ाया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकें। तो बस इतना फर्क है और कुछ नहीं, है ना भाई। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन, इसको सेट्स को समझ लेते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी फिर। ठीक है माय डियर, चलिए। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यार इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, तो मैंने बोल दिया कि अगर मैं किसी सेट को बनाना चाहूं तो सेट में एक तरीके के एलिमेंट होंगे। अगर एक कोई सेट बना रहा हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको लिखना है कि इस सेट के अंदर आपके वोवल आने चाहिए, तो आप इस सेट के अंदर अगर स्वर लिखना चाहोगे तो स्वर कैसे लिखोगे बताओ। तो मैंने कह दिया कि अगर मुझे स्वर के सेट लिखने हैं, अगर मुझे स्वर के सेट लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे? ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया कि एक तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये सेट, एक तरह की। मैंने इसमें क्या डाल दिए? स्वर डाल दिए सारे के सारे। ठीक है माय डियर, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो सेट्स है वह एक डिसाइड करते हैं कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कि समान प्रकार का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है समान प्रकार के डेटा का कलेक्शन। मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अभी अगर आपको लग रहा हो कि सर मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो मैं ये आपको बेस बना रहा हूं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले, और वो ऐसा चैप्टर पढ़ाने से पहले जो आपने कभी सीखा नहीं है। वो बेस बनाना बहुत जरूरी है। सब लोग सामने देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा और मैं समझा भी पाऊंगा। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ए, अगर मैंने बोल दिया एप्सिलॉन ए, तो आपका इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है ना, यानी कि ए इस ए में विद्यमान है।
क्या है, विद्यमान है। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब है विद्यमान है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है। अगर मैं लिख देता हूं ए एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसको कहते हैं हम नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ए विद्यमान नहीं करता, है ना। अब जैसे भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मतलब है विद्यमान नहीं है, यानी कि उसका कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं है, और इस ए का सभी डेटा इसके अंदर है, तो हम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए आज सिर्फ सेट ही चलेगा, छोटा सा पार्ट है यार, आसान है, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ये मुझे पक्का भरोसा है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं जैसे कि आपसे बात करना चाहता हूं कि भाई एक सेट बनाइए, एक यू दे दिया जाता है, यू को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी कि यह सेट जिससे बाकी सबसेट्स बनते हैं, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं, मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे को एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 1 से लेके 10 तक, यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या बोल दिया, 1 से लेके 10 तक आपके नंबर हैं, 1 से लेके 10 तक बोल दिया। तो मुझे बताइए कि ए एक ऐसा सेट हो जिसमें इवन नंबर हो, तो कैसे बनाओगे बताओ। बोला जा सकता है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें ए में केवल इवन नंबर हो, तो क्या डालोगे उस सेट के अंदर, आप बता सकते हो क्या, उस सेट के अंदर आप क्या डालने वाले हो, बोलो बोलो। एक एक तरीके से सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए, तो ध्यान इस बात का रखा जाता है इसके अंदर कि अगर आपको इवन नंबर लेने हैं तो आप केवल क्या डालोगे सर, 2, 4, 6, 8 और 10, आप ये डालने वाले हो। अगर मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया आपको राम, क्या लिखें, राम क्या लिखें, कुछ ऐसा नाम लिखते हैं जो रिपीटेशन भी हो जाए, लाला लिख देते हैं, लाला। अब मुझे बताइए इस लाला में, ये लाला एक वर्ड है, अगर इसको मैं सेट में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ। अगर मैं इसको सेट में लिखना चाहूं तो ये 4 अल्फाबेट हैं, अब इन 4 अल्फाबेटों को आपको सेट में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, बोलो बोलो बोलो। तो अगर मुझे, यह मेरे अल्फाबेट है, ये मेरा कोई लाला एक अक्षर है, तो लाला अगर मेरा कोई एक लेटर से बना है, अल्फा लेटर से बना है, तो आप मुझे बताइए कि मैं यहां क्या डालूं, तो केवल और केवल मुझे एल और ए डालना है। तो एक बात और समझ में आ गई सर, यहां रिपीट नंबर या फिर रिपीट अल्फाबेट नहीं लेते, ठीक है। यहां केवल ऐसे लिखा जाएगा, आपको दे देगा कोई बड़ा सा अक्षर दे देगा, यानी कि आपको मान लो कोई बड़ा सा इंटेलिजेंट ही दे दिया, IN। अब इंटेलिजेंट को आप एक सेट में लिखो, तो आपको वही लेटर्स लिखने पड़ेंगे जो इंटेलिजेंट में रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो लाला में आपको क्या लिखने पड़ेंगे, वही वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे डियर, है ना, जो रिपीट नहीं हो रहे हो। तो मैं ये देखता हूं कि I आ रहा है, आ गया, N आ गया, आ गया, E आ गया, आ गया, L आ गया, आ गया, T आ गया, आ गया, G आ गया, आ गया। अब इसको भी आप अरेंज कर सकते हो, आप अल्फाबेटिकली लिख सकते हो। तो सारे वर्ड आ चुके हैं, I आ गया, N आ गया, E आ गया, L आ गया, G आ गया, T आ गया। तो पूछा जा सकता है कि इस सेट में कितने हैं, कितने अल्फाबेट हैं। तो हम यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का एक वर्ड बनता है इंटेलिजेंट, एक शब्द बनता है इंटेलिजेंट। लेकिन अगर इसके अंदर मैं अवयव पूछूं, एलिमेंट्स पूछूं, तो एलिमेंट कितने होंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट होंगे केवल, ठीक है। जी भी मैंने लिख दिया है, समझ में आ गई ना बात, चीजें क्लियर हो रही है ना आपको। तो रिपीट वाला नहीं लोगे क्योंकि ये तो एलिमेंट है। अब आप बात को समझ रहे हो धीरे धीरे कि अच्छा, यानी कि ये एलिमेंट होते हैं, ये पीके वाला अच्छा है, अच्छा ये एलिमेंट होते हैं, जिन अवयवों का उपयोग करते हुए ये एक वर्ड बना है। तो उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, मैंने बता दिए। क्लियर हो रहा है माय डियर, मजा आ रहा है आप लोगों को, कुछ नई चीजें पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, और ये मुझे पता है, और मुझे पढ़ाने में भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है डियर।
अब जैसे कि मैंने आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप मुझे ये बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं एक सेट बना रहा हूं, एक समुच्चय बना रहा हूं, तो इसको रिप्रेजेंट करो x के सेट में कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। तो ये सेट के तौर पे लिखा जाएगा और हमेशा याद रखना लिखने का तरीका यही है, दो मजला कोष्टक के बीच में। अब आपने पूछा है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, x के कौन से कंपोनेंट यहां उपस्थित हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे और आप जानते हैं इसके फैक्टर इसके मूल हो जाएंगे आपके -2 और -3। क्यों होंगे सर? क्योंकि यहां प्लस का साइन है तो दोनों साइन समान होने आवश्यक हैं, बिल्कुल हैं, और इस वाले साइन के उल्टे होंगे माइनस माइनस। तो आपका जो सेट बनेगा वो -2 और -3 बनेगा। क्या बनेगा? -2 और -3 का आपका एक सेट बनकर आएगा अगर आप कोई कंपोनेंट चूज करते हैं। सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? तभी करवाया जा रहा है क्योंकि एक एक नंबर की कीमत हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको सीख लेना चाहिए डियर, है ना। चलिए, तो अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, टाइप ऑफ सेट भी होते हैं अलग अलग तरीके से। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? दो तरह के सेट पाए जाते हैं। थ्योरी में मेरा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, मुद्दे की बात पे तो मैं ये दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। दो तरह के सेट होते हैं, एक तो फाइनाइट सेट होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। सर एक आधा एग्जांपल दे देंगे तो ज्यादा अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे और हमें समझ में भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं एग्जांपल देने के लिए ये बता रहा हूं, फिर हम मुद्दे की बात पे चलेंगे। एक एग्जांपल की बात मैं अगर करता हूं तो मैंने अक्सर आपसे पूछ लिया कि मुझे बताइए आपका कोई एक सेट है जहां पर x आपसे मैंने बोला जाता है 12 के फैक्टर, तो इसका क्या सेट होगा। अब आप जानते हो अगर 12 के फैक्टर की बात करूं, क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, अब जैसे मैंने बोल दिया कि a एक सेट है जिसमें x 12 के फैक्टर हैं, तो अब आप बताइए कि वह ऑप्शन में कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यह एक फाइनाइट सेट है। पहली बात तो आप कैसे बोलोगे फाइनाइट सेट है? क्योंकि फैक्टर्स पूछे हैं, तो फैक्टर विल बी फाइनाइट, यानी कि अगर किसी संख्या के फैक्टर लेते हो तो उसके सेट में क्या क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12, यही तो बनेंगे। तो इतने आ गए। अब इस पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको ऐसे लिख के दे दिया मैंने तो ये कौन सा सेट है? ये आपका नल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 12 के फैक्टर फाइनाइट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं? तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट अवेलेबल हैं। दो चीज हो गई भाई साहब, ये बात आपको समझ में आ रही है? आइए, अब इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए अगर इसी क्वेश्चन में कि ए है, आपको ऐसा सेट लिखना है जहां पर 12 के मल्टीपल आपको लिखने हैं। तो अब ये मुझे बताओ, अगर आप मल्टीपल की बात कर रहे हो और इस सेट के मल्टीपल में, मैं इसको नंबर सिस्टम से भी रिलेट कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि सेट तो एक समुच्चय है ना, एक तरह की चीजों को लेने का। तो हम उस सेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया कि ए आपका एक सेट है जिसमें एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 12 के मल्टीपल, तो ये कौन सा सेट होगा? तो आप कहेंगे सर हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि ये अपरिमित सेट है, इनफाइनाइट सेट है। मजा आ रहा है आपको? चीजें क्लियर हो रही है? क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल को नहीं फाइनाइट कर सकते ना, हम मल्टीपल कितने लिख देंगे? कुछ भी लिख दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नदी में पानी कितना है, अब ऐसे थोड़ी नापने बैठ जाओगे आप, तो इसका भी कोई सेट नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, एक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सर एलिमेंट को स्मॉल में लिखेंगे क्या? हाँ, ये बात आप ध्यान रखना, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, INELG और T, है ना, वो स्मॉल में लिखे जाते हैं एलिमेंट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं।
है ना, अवयव आपके स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही रहा है हमें, और ये मिलता रहेगा अगर आप पढ़ने आते हो तो। ठीक है, एक आपका होता है नल सेट, वैसा सेट जिसमें कोई भी उपस्थिति ना हो। नाम से पता लग रहा है आपको, नल सेट। इस नल सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि आपसे बोला जाए बिल्कुल ही बिल्कुल नल हो गया, रिक्त समुच्चय बोला जाए आपसे, तो एक ऐसा समुच्चय बनके तैयार होता है जहां कोई कुछ भी ना दे, इसको हम बोलते हैं इस तरह से नल सेट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मैं इसको फाई भी बोल सकता हूं, और इसको बोल देते हैं इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसको कहा जाता है रिक्त समुच्चय, नल सेट। अब आते हैं आगे की बातों पर। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब समय हो गया है आपके लाइक का, मुहूर्त निकाला गया है और आप इस मुहूर्त के साक्षी बनेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस सेशन को लाइक फटाफट से कर दें, क्योंकि अगली चीज जो आने वाली है वो काफी खास होने वाली है और आपकी सारी टेंशन को मिटा देने वाली है। आइए सर, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखा देते हैं, यहां पर क्या क्या बोला जाता है, कुछ एक इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, यहां पर स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं सेट्स के अंदर, है ना, वो बहुत काम आते हैं आपको लाइफ में। अगर आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या है सर? तो एक कुछ चिन्ह होते हैं, उनको बताइएगा आप क्या कहते हैं इसको। अगर एन लिखा हो तो क्या ये क्या इंप्लाई करेगा, बता सकते हो आप? अगर मैंने एन लिख दिया हो तो एन के अंदर क्या होगा, बोल सकते हैं आप? एन को क्या बता सकते हो आप? जेड को अगर लिखता हूं तो जेड को क्या बताओगे आप? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं क्यू लिखता हूं तो क्यू को क्या मानोगे आप? तो ऐसे लिखा आता है ना, कई बार आपको होश ही नहीं रहता। ये आपके उनमें भी लिखा आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी, अलजेब्रा में भी, कि एक्स बिलोंग्स टू एन। सो इसका मतलब क्या है पता है क्या आपको? मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन इनके जितने भी सिंबल्स हैं वो मैं लिख देता हूं, आपको ज्ञान ही मिलने वाला है, और ज्ञान की कोई मूल्य नहीं है भैया। ठीक है, आर हो गया, जेड प्लस हो गया, अब जेड प्लस फोर्स मत कह दीजिएगा, क्यू प्लस हो गया और आर प्लस हो गया। चलिए आइए बात करते हैं इनके बारे में, और है ना, इंप्लाइज की बात कर लेते हैं, एप्सिलॉन की बात कर लेते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। आइए अब एक एक करके बताता जाऊंगा कि अगर आपको एन लिख दिया तो एन का मतलब क्या होगा? एन आपके होंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन आपका क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसा लिखा आ गया तो ये समझ लेना कि प्राकृतिक संख्याओं की बात किया जा रहा है। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके बिलोंग करती हैं, ये भी पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। चलिए आगे हम बात करते हैं जेड। जेड आपका बिलोंग करेगा इंटीजर। अब इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आपका जेड लिखा हुआ आ जाए तो जेड का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है माय डियर, चलिए सारे के सारे इंटीजर। क्यू की बात करें तो सभी के सभी ऑल रैशनल नंबर, यानी कि यहां नॉन परफेक्ट चलेगा ही नहीं, सारे के सारे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे क्यू को। ये बहुत छोटे छोटे नोटेशन हैं, लेकिन इनके बारे में ज्ञान की आवश्यकता जरूर है। कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी चैप्टर से सीखने को मिलता है, और ये चैप्टर आपको गणित का एक और ज्ञान देने जा रहा है कि क्यू को क्या कहेंगे आप। तो जेड आपका सभी के सभी पूर्णांक हैं, इनको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। और अगर मैं क्यू की बात करूं तो सारे के सारे परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह क्यू के अंतर्गत आती हैं। चलिए भाई, अगर हम आगे बात करें जेड प्लस आर की बात करें, आर आपका रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब आर अगर आ गया तो वास्तविक संख्याओं में ये बताइए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मेजरली? रैशनल और इरेशनल। वास्तविक संख्या है ना, ऊपर से जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है दो भागों में डिवाइड, रियल एंड इमेजिनरी। रियल, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी अलग हो गया।
अब रैशनल में आपके सारे ये नंबर आते हैं जहां पर आपके पूर्णांक बनते हैं और फ्रैक्शन बनते हैं, राइट। तो पूर्णांक और फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन अलग हो गया, फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, ये सब आ गया। अब इसके अंदर पूर्णांक के अंदर हम आते हैं, इंटीजर्स के अंदर हम आते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो। अब नेगेटिव इंटीजर हो गए, जीरो अलग से हो जाता है और पॉजिटिव इंटीजर अलग से हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, अपने नेचुरल नंबर आ गए, अपने इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब नेचुरल नंबर से बनते हैं। और अगर मैं जीरो को भी सम्मिलित कर लूं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक मतलब ट्री बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ट्री भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया। तो जेड प्लस को क्या कहेंगे, जेड प्लस कहेंगे सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स आपको लेने हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर्स आपको लेने हैं, या मैं कह सकता हूं या पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को आप क्या कहेंगे, जेड प्लस कहेंगे। क्यू प्लस को आप समझ में आ रहे होगा, आपको सभी के सभी क्या लेने हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यू प्लस कहेंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम क्यू प्लस कहने वाले हैं और पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम आर प्लस कहने वाले हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो सेम चीज है वो, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्लस लिखा है तो प्लस लेना है, बाकी इनको वही है, इसी से ही बने हैं, जेड से, क्यू प्लस से, आर प्लस से, ठीक है माय डियर। अच्छा लग रहा है क्या, कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को। आइए अब चलते हैं आगे, आओ अब कुछ नई चीजें और अच्छी चीजें सीखते हैं जो कि बहुत काम आने वाली हैं भाई, बहुत काम आने वाली हैं आपको। सर सिखाइए आप, आइए मैं सिखाता हूं। मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, मैंने आपसे बोल दिया ए आपका कोई चीज है, और मैंने आपसे कहा कि मेरे को रिप्रेजेंटेशन देना है, 2x है मेरा जो 2 से 3 के बीच में है। मैंने कहा कि मेरा a है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, x है जो मेरा 2 से 3 के बीच में है, और x मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। x मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बताइए a क्या सेट होगा, मतलब a जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा, बोलते जाओ, देखो यहीं से सीखने को मिलेगा आपको। बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। मैंने आपसे कहा सर क्वेश्चन नहीं याद था, रैशनल होता है। अच्छा क्यों नहीं याद था, रैशनल, कोई बात नहीं, सीख जाओ अब। सर जी आप मेरे जन्मदिन है, प्लीज आप अपना आशीर्वाद दें। बिल्कुल भैया आशीर्वाद पूरा है, आप पढ़ाई करो बस। बिल्कुल अनुराग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अनुराग सिंह का सही आंसर है। और अगर मैं बात करूं दुर्गेश ठाकुर का भी सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर हम इस सेट को क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, हम नल सेट कहने वाले हैं। ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, आपका वॉइड कहलाएगा। तो ये सारे काम हो गए, खाली है ये सेट। क्यों, इसके अंदर आप कुछ डाल ही नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं डाल सकता गुरुजी, क्योंकि 2 से 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर आपके 2 से 3 के बीच में नहीं आ सकता, इसी वजह से। क्लियर हो रही है माय डियर। चलिए अगर हम आगे बात करना चाहें और आगे की चर्चा करना चाहें, तो अगर मैं आपसे कह देना चाहता हूं, हाँ, कि यहां पर आपके सामने अगर मैं कोई भी लिख देता हूं कि भाई मेरा कोई एक सेट है बी, और उस बी सेट में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि इस बी सेट में वो वैल्यू आप डालिए, इस बी सेट में एक्स की वो वैल्यू आप डालिए जहां पर एक्स एक सम अभाज्य संख्या हो, एक्स एक सम अभाज्य संख्या हो। मैंने बोला है कि बी आपके सामने एक सेट है जहां पर मैंने बोला है कि एक्स एक सम अभाज्य संख्या हो, 2 से ज्यादा हो, संख्या वो 2 से ज्यादा हो। तो उस बी सेट में क्या होगा, इस बी सेट को हम क्या कहेंगे, बोलो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इस बी सेट को। तो x एक समअभाज्य संख्या हो, यानी कि आपकी इवन प्राइम नंबर हो,
तो बात आपको समझ में तो आ गई होगी, 2 आएगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि 2 से ज्यादा हो तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा कोई भी ऐसी संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो। ठीक है, यह भी आपका कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट वाला है। मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना, सीखने को मिलेगा। अभी तो देखो शुरुआत हुई है चीज की, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है और पढ़ाने वाला हो तो उसके लिए भी बहुत कुछ होता है डियर स्टूडेंट्स। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि ए मेरा एक सेट है जहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है 1 2 3 4 5, बी मेरा एक सेट है जहां पर मैंने इसमें एलिमेंट डाल रखे हैं 3 4 5 1 2, तो इन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है बता सकते हैं आप? अब कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा सेट आ जाए जहां पर इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो दोनों इक्वल हैं लेकिन इधर उधर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए और बी आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या कहलाएंगे डियर, ये आपके इक्वल सेट्स कहलाने वाले हैं, समान समुच्चय कहलाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं सारी चीजों की। एक यूनिवर्सल सेट होता है, पता है आपको, एक यूनिवर्सल सेट होता है जहां से आपको चीजें लेनी होती हैं। मैंने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, अब मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं आपको। एक यूनिवर्सल सेट होता है जिससे कि हम बाकी सेट बनाते हैं, मतलब इसके जितने भी सेट होंगे, जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट हो गया, मैंने मान दिया 1 से 10, यानी कि मैंने यहां अल्फाबेट लेटर वो डाल दिए डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया। अब मैंने बोल दिया ए मैंने ले लिया इसमें से 3 4 5 6, बी मैंने ले लिया इसमें से 1 2 3 4 7, ऐसे ले लिया। चलिए अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो ए और बी क्या हो गए इसके, ए और बी इसके हो गए सबसेट, उप समुच्चय। यानी कि अगर आप इस यूनिवर्सल सेट में से सर एनटीपीसी न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, अब क्या करोगे विशाल वर्मा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, न्यू बैच कब से, मतलब ये आदमी सोच के क्या आते हैं आज कि आज एडमिट कार्ड आ गया, 4 तारीख को पेपर है, ऐसा करता हूं आज से तैयारी शुरू कर देता हूं, अभी तो 2 दिन बाकी है मेरे। ये वही है बस तुक्का लगाने की 50 नुस्खे 108 साल की दादी जी ने दिए थे जो हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, सबसेट हो गया भाई, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर को। अब पिक्चर बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि उसका अंजाम भी बढ़िया होगा और मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो अब आप चलते हैं ऑपरेशन की तरफ। अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेशन करना। अब आप बनने वाले हैं डॉक्टर। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ सेट, कुछ नया पढ़ने में बड़ा मजा आता है और आपको पढ़ाने में भी बड़ा मजा आ रहा है। यानी कि आपकी जो सेट्स की संक्रियाएं होती हैं उनको करते हैं। आइए, समुच्चय की संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, एक बात आपने सुनी होगी, यूनियन, सुना है कि यूनियन, ओहो, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यू, ऐसे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका होता है यू, इस तरह से। सर इनका मतलब तो बता दो, ऐसे ये बना दिया ये बना दिया, क्या है, ये है क्या चीज ये तो बताओ पहले। और एक चीज और होती है आपके लिए इसके अंदर, एक होता है डिफरेंस। चलिए सर अंतर भी होता है ना, हर एक सेट को हम सीखेंगे। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, एक डिफरेंस भी होता है, और एक चौथी चीज भी होती है यार, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। इसमें कहते हैं अपन, इसको पूरक समुच्चय कहते हैं।
मजा आएगा, कुछ नया सीखते हैं, तगड़ा सीखते हैं नहीं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, एक यूनियन होता है ऑपरेशन में, एक इंटरसेक्शन होता है, और आपके सामने जो हमारे सामने आ गए कि भाई डिफरेंस हो गया सेट्स के बीच में, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स हो गए, और एक होता है दो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। क्या, एक और मैं बता देता हूं जो अलग टाइप का है लेकिन काम का है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलिए, तो मैंने आपके लिए कल ही नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये चैप्टर क्या अपन पढ़ाते नहीं है ना, अपने सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैंने कहा एक बार पढ़ा देता हूँ, मजा आएगा। पढ़ा मैंने रात को, फिर बनाया, बढ़िया मजा आ गया। मैंने बहुत सारी चीजें नई भी सीखी और आपको भी सिखाने वाला हूं। अब इसको हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर। सर अब आइए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस सीखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट सीखने वाले हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिएगा अब शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब बात करते हैं यूनियन की। अब आपको यूनियन से पता लग रहा होगा, अगर मैंने ए दे दिया एक सेट, आपको मजा आएगा देखना, बड़ा इतना अच्छा लगेगा ना कि अच्छे लगने के मारे आप बस गुलगुला जाओगे सारे। अब मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं, अब चुप रहना बस तुम। आइए, सबसे पहले हम ऑपरेशन सीखते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है यू, यानी कि अगर मैं आपके सामने दो सेट दे रहा हूं और मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, तो आपको इसका मतलब साफ साफ नजर आना चाहिए कि अगर सर आपने ए यूनियन बी लिख दिया है, तो आपने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया है, आपने ये बिल्कुल हमें समझा दिया है कि ए और बी जो आप ले रहे हो उनका आपको कंबाइंड लेना है। यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट तो होगा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ए को लिखूं एक दो, तो तीन चार दो बार आ जाएंगे क्या, ये बताओ। मैंने अभी आपको बताया था कि यूनियन मतलब होता है सब कुछ। यूनियन मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ लेना है ना। यूनियन आपको क्या होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो यूनियन अगर आपका सब कुछ होता है तो सब कुछ लेना है, लेकिन तीन और चार रिपीट हो रहा है तो क्या लेना है क्या, क्या तीन और चार रिपीट हो रहा है तो लेना है क्या। हां सर एक बार ही लो लेकिन आप, वेरी गुड। और पांच छह भी लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यूनियन है। यूनियन का मतलब है सब कुछ लेना है। यूनियन का मतलब है सब कुछ लेना है। एक एग्जाम्पल हो जाता है एक और, हाँ बिल्कुल सर लेते रहिए। आइए, जैसे कि मैंने अगर एक एग्जाम्पल दे दिया, एक सेट है जिसको मैंने लिख दिया एक दो तीन, एक दूसरा सेट है बी, मैंने लिख दिया चार पांच छह। अगर मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि दोनों में कुछ कॉमन हो, सब कुछ लेना है। इसका मतलब आपका जो ए यूनियन बी का सेट बनेगा वह एक दो तीन चार पांच छह बनेगा। अंडरस्टैंड, चीजें क्लियर हो रही है माय डियर, समझ में आ रही है। यूनियन का मतलब है सब कुछ लेना है, यानी कि अगर तीन चार कॉमन थे तो लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं छोड़ देंगे, लेकिन रिपीट तो करेंगे नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं अगर अलग अलग भी दे देता हूं तो भी मुझे लेना पड़ेगा सब कुछ, सब कुछ ले लिया मैंने, इसी का मतलब यूनियन होता है, इसी का मतलब आपका क्या होता है, सब कुछ लेना होता है। चलिए सर, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सीधा सीधा मतलब यह है, इंटरसेक्शन का सीधा सीधा मतलब यह है उभयनिष्ठ भाग। उभयनिष्ठ भाग, इंटरसेक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। आपको उन दोनों सेट्स में से अगर कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो वह आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा।
एक एक कह रहा है अवित चौधरी कह रहा है ये सब पता है। हाँ मुझे पता है यार, तुम्हारे अखबार में नाम चलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतराओगे है भाई। तुम्हें पता है तो हमें तो नहीं पता ना भाई। अगर मैं उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो कर सकता हूं क्या? तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करोगे गुरुजी तो ऐसे करो आप गुरुजी, देखो कैसे करूं भाई। अगर ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक पूरा का पूरा गोला बना दिया, यूनिवर्सल सेट है ये, इसको मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सबसेट है मेरे, एक तो ए है और एक बी है, और मैं चाहता हूं कि मैं ले लेता हूं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? अगर मैं इन तीनों हिस्सों को बोल देता हूं, इसको एक मैंने बोल दिया, इसको दो मैंने बोल दिया, इसको तीन मैंने बोल दिया, तो आप मुझसे कौन बताएगा? आपको वेन डायग्राम पढ़ाया हुआ है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर मैं इसमें ए यूनियन बी बोलता हूं तो मैं कौन से हिस्से को इसमें रखूंगा ए यूनियन बी में? आप बता सकते हैं क्या? तो गुरुजी आपने इतना ज्ञान तो हमें दे रखा है कि अगर आप ए यूनियन बी की बोल रहे हो तो आपको यह भी लेना है, यह भी लेना है, और इंडिविजुअली लिखा है मैंने इसलिए, है ना, क्योंकि एक और दो मिलाकर ए का पूरा सेट बनता है, तीन और दो और तीन मिलाकर आपका बी का पूरा सेट बनता है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगले में बता रहा हूं। और अगर मैं बात करता हूं तीनों को लेने का मतलब आपका यूनियन है, तो यही वाली बात होती है, यहां एक प्लस दो प्लस तीन, ये हिस्से हैं, पार्ट है ना, तो एक दो तीन आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी नहीं लेना, आपको पूरा लेना है, ए यूनियन बी। आपको याद है वो पास होने वाले, तो हम पास होने वालों में सब लेते थे, तो ये वही वाला केस है, इसमें दोनों इंक्लूड। देखो ए यूनियन बी का मतलब ए बी, बी भी, और ए और बी दोनों भी, वही ए यूनियन बी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं कॉमन पार्ट की, तो अब इसी तरह से आपको मैं समझा दूंगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, और अगर मैंने बोल दिया कि ये आपका पूरा एक सेट है, ये आपका पूरा एक सेट है, और मैं आपसे कह देता हूं ये आपका यूनिवर्सल एक सेट है, पूरा का पूरा एक बॉक्स में मैंने रख दिया, तो मुझे बताइए ये वाला हिस्सा क्या होगा? मैं पूछता हूं आपसे 1 2 3, तो अगर मैं पूछता हूं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो आपका जो कॉमन पार्ट होने वाला है वो कॉमन पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ये जो दो है ना आपका, ये दो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, केवल और केवल ये वाला, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है जो दोनों के बीच में कॉमन है आपके लिए। सर इनके फॉर्मूले भी होते हैं सर, फॉर्मूला भाई मेरे को याद नहीं है, और मैं याद करता भी नहीं हूं, क्योंकि क्या होता है कि याद ही नहीं रहते, है ना। अब इतने फॉर्मूले होते हैं कहां से याद करेंगे, जो इसलिए तरीका सीख लो, उससे काम हो जाना है अपना, समझ लो मेरी बात। तो हकीकत बताता हूं भाई, ये सीधी सी बात है, अपन को याद नहीं फॉर्मूले वॉर्मूले। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, एक ए मैंने आपके सामने एक सेट बनाया, ए मेरा एक सेट है, इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4। मैंने एक दूसरा सेट बनाया बी, मैंने लिख दिया 4 5 6 8। तो आप मुझे एक बात बता दो, ए यूनियन बी क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बताओ क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 4 ही है, तो 4 आपका हो गया एक सेट। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका 4 है, वो हमने लिख दिया। ठीक है माय डियर, चलिए। मजा आ रहा है क्या? अगर मैं इस पे और क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर मैं इस पे और क्वेश्चन आपको देता हूं कि ए मेरा एक सेट है जो है 1 2 3 5 6 7, एक बी सेट मैंने आपको दे दिया 1 7 6 9 5 2। तो मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? तो कॉमन देखना है आपको, तो एक कॉमन है ले लो, दो कॉमन है ले लो, 5 कॉमन है ले लो, 6 कॉमन है ले लो, और कुछ? बस, तो यही आपका क्या बन गया, 1 2 5 6 आपका इंटरसेक्शन बन गया। ठीक है, हाँ, तो 1 2 आपका 7 6 नहीं होगा, 7 6 थोड़ी है, अच्छा 7 भी है क्या? वेरी गुड, मुझे याद दिलाया आपने, दिखाया मुझे
सही तरीके से। 7 भी है, 6 भी है, और 9, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, अब सही है ना। हाँ, 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हाँ ये आपके सारे क्या होने वाले हैं, इंटरसेक्शन होने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको कॉमन वाला पार्ट लेना है। अच्छा लगेगा आपको, बस अब खत्म होने वाली है चीजें, यही तो क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 सेट आपको दे देंगे, पूछ लेंगे इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है माय डियर, अभी धीरे धीरे सीख रहे हो यार, तो इस सीखने में हड़बड़ी मत करना, क्योंकि क्या फिर पिक्चर खराब हो जाती है। जो पिक्चर मैं सेट करना चाहता हूं ना, वो पिक्चर फिर खराब हो जाती है यार। अब हम बात करते हैं डिफरेंस सेट की, अंतर समुच्चय, ये बढ़िया चीज है। अगर दो सेटों को आपस में घटाया जाए तो कैसे घटाया जाए। मैंने ए मान लिया आपका एक सेट, मैंने ए आपका एक सेट मान लिया, 1 2 3 4। मैंने आपका एक बी सेट मान लिया। ये देखना बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा यार, मतलब दिल खुश हो जाता है यार ऐसी चीजें करने से। तो मैं आपसे बोलता हूं 3 4 5 6, तो आप मुझे बताइए ए माइनस बी क्या होगा। देखो ये अच्छी चीज है, अच्छा लगेगा आपको। डिफरेंस सेट ए माइनस बी क्या होगा। हम्म, फेल पास वाला बताओ। विकास तुम जाग गए हो, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन यार वो पढ़ा चुका हूं यार, 10-5 दिन पहले ही पढ़ाया वेन डायग्राम। यही तो होता है ना यार, कमियां तुम सोचो कि मास्टर में है, आज ही क्यों नहीं पढ़ा रहा है, आज मैं अवेलेबल हूं, पढ़ा ही नहीं रहा है मास्टर। मास्टर हमेशा अवेलेबल रहता है तुम्हारे लिए, तुम भी तो अवेलेबल रहो मेरे लिए भाई साहब। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपका माइनस आ जाए ना और आप पहला एलिमेंट बी ले रहे हो, तो एक मैटर करता है ये चीज। अगर आप इसमें से ये घटा रहे हो तो 3 से 3, 4 से 4 तो कट रहा है, तो आपका जो ए अगर डोमिनेट कर रहा है ना, तो जिसमें से आपने घटाया है, तो जो कट गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचेगा ना पहले वाले सेट में, वही आपका ए माइनस बी होगा। ये क्या बात हुई सर, यही तो बात है। यानी कि 5 और 6 नहीं लेंगे क्या, नहीं, दूसरे वाले सेट का कोई मतलब नहीं है सर, इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताइए। तो वेन डायग्राम देखो इसका, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहता हूं ये ए है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, और अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो ये ए माइनस बी है। बात समझ में आ रही है क्या। यानी कि कॉमन पार्ट को हटाकर जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, यही आपका ए माइनस बी होगा। ठीक है, अगर मैं बी माइनस ए बोल देता हूं तो मजा आ रहा है। देखो बहुत प्यारी प्यारी चीजें लगती हैं यार, मतलब जब हम सीखते हैं ना तो अच्छा लगता है बस। और यही ज्ञान हमारा जरूरी है कि हमें सीखते रहना है। ये डैश नहीं समझना, डैश वाला भी आता है, वो मैं बताऊंगा। ये बी माइनस ए लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, अब इसमें से ये घटाना है, तो जो कॉमन है वो तो चला जाएगा, लेकिन अब डोमिनेट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो आपका जो यहां बचेगा वो 5 और 6 बचेगा। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है भाई, क्लियर हो रहा है ना। तो यहां b माइनस ए है, तो यहां b डोमिनेट कर रहा है, तो b का एलिमेंट बचेगा स्टार्टिंग पे, a का 1 2 का कोई काम नहीं है। अगर a माइनस बी है तो a का एलिमेंट बचेगा, b का कोई काम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर हो रहा है। देखो बहुत आसान चीजें हैं ना, आपको सब समझ में आएगा डियर, आप ऐसा टेंशन बिल्कुल ना लेना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, गोबर थोड़ी हो तुम, हैं। चलिए, अगर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, मुझे बताना 1 2 3 4 5, बी मैंने आपको दे दिया 2 3 4 5 6 7। मैंने आपसे बोल दिया कि a माइनस बी बताओ और b माइनस ए बताओ, क्या होने वाला है, बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स करते हैं। मैट्रिक्स भी पढ़ाएगा, मैट्रिक्स नहीं पढ़ाएगा, मैट्रिक्स भूल गया सर,
बचपन मतलब 11th में पढ़ा था सर ने, कोई पढ़ना पड़ता है उसको फिर, है ना। तो a माइनस बी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई, तो कहने का मतलब है गुरुजी देखो ये जो कॉमन वाले पार्ट है ना ये तो कटेंगे ही कटेंगे, 2 3 4 5 काटो चलो। अब केवल एक बचा है, तो इसमें केवल एक आने वाला है और इसमें 6 और 7, तो उसमें केवल एक आएगा और इसमें केवल 6 और 7। ठीक है, हाँ क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, अच्छा लग रहा है तो यार लाइक तो बनता है यार, है ना, बनता तो है भाई अगर करना चाहो तो ये आपका डिफरेंस सेट हो गया। डिफरेंस निकालना सीख गए आप, किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस निकालना सीख गए, तो जो सेट आपका डोमिनेट कर रहा है उसके कंपोनेंट्स बचेंगे, कॉमन वाले कट जाएंगे, खत्म बात। डिफरेंस का मतलब यही है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं और आगे की बातें क्या है जरा देखिए। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स को कहते हैं पूरक समुच्चय। सर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप जरा बता देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा पाऊंगा आपको, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो आपको शर्म आएगी, और शर्म तो क्या आनी चाहिए। खैर अगर मान के चलिए कोई भी अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका ए सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो ए बार हो सकता है, ए डैश हो सकता है, ये क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हैं। बात समझ में आ रही है, अगर एक सेट है ए है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो या तो ए बार होगा, ए डैश होगा, या फिर ए सी भी लिख सकते हैं इसको, मतलब इतने सारे नोटेशन हो सकते हैं, तो ध्यान रखना भैया ना, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ए बार भी लिखा आ सकता है, ए डैश भी लिखा आ सकता है, ए सी भी लिखा आ सकता है। एग्जाम में कैसे दिया था सर क्वेश्चन सेट का, ऐसा था बिल्कुल ऐसे शर्माता हुआ सहमा हुआ सा कोने में बैठा था, बच्चों ने भी देखा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, बोले चलो स्किप करते हैं, ऐसा था। चलिए तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अब क्या करें, आ गया तो आ गया, लेकिन पढ़ाएंगे तो सही, मजा मेरे को भी आ रहा है पढ़ाने में, ऐसा थोड़ी नहीं आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। इस यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या डेटा डाला है जरा देखना आप लोग। मैंने इस यूनिवर्सल सेट में डेटा डाल दिया A 0 1 2 3 5 6 7 9, डाल दिया भाई, डाल दिया गुरुजी। एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, 0 1 2 3 5 6 7 9 ले लिया मैंने। अगर मैंने एक ए ले लिया, 1 2 3 5 6, तो मेरा ए डैश क्या होगा, मेरा ए बार ए डैश और ए सी तीनों एक ही होते हैं, क्या होने वाला है। तो ये देखो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कभी भी आपको ए डैश निकालना हो, है ना, कभी भी आपको ए डैश निकालना हो, ए सी निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, तो एक तरीका बता देता हूं, सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है सर, कैपिटल में लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कैपिटल में, हाँ ये सेट्स तो ऐसे लिखे जाते हैं ना कैपिटल में, जो आपके अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपके स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो यहां अवेलेबल है ना उनको इस यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बाकी जो बचा हुआ होगा वो कंप्लीमेंट्री बन जाएगा। यानी कि सर 0 आएगा, आएगा 7 आएगा, आएगा 9 आएगा, आएगा। तो 1 2 3 5 6 मैंने यहां से ले लिए, तो 0 7 और 9 जो बचे हुए होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये बता दो। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी यहां से बनती है, उस प्रॉपर्टी का नाम ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना, ए इंटरसेक्शन ए डैश करता हूं तो ये क्या बनेगा, मतलब आप मुझे खुद फील करके बताना डियर, और अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो ये मुझे बताना कि यार हाँ सर अब हमारे समझ में आ रहा है। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है वो यू में से ए घट जाता है, लेकिन मैं आपसे ऐसे ही पूछने बैठ गया कि अगर मुझे बताओ और ए डैश का अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़े तो क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। आप अगर सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो,
तो यह एक फॉर्मूला बन गया, ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि कभी भी अगर आपके सामने ए और ए डैश यानी कि किन्हीं भी दो का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने को बोला जाए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री और उस सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालने को बोला जाए, तो यह तो एक नल सेट है, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता कभी भी। ये लो, अब ये भी समझ में आने लग गया। तो पढ़ना जरूरी है, सब समझ में आने लग जाता है, मेरा मानना ये है। ठीक है, जीतू यादव का ब्रेकअप हो गया है भाई, चलो ठीक है, प्रार्थना करो इसकी आज के बाद कुछ हो ही नहीं, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, है ना। चलो, जीतू यादव हमेशा अकेला रहे, जीतू यादव का ब्रेकअप कभी हो ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि दो अगर सेट अगर आपके समुच्चय हैं और उनका डिफरेंस पूछा जाए तो सर उसका भी एग्जांपल दे दो। लास्ट जो ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन क्या था? लास्ट ऑपरेशन ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखना मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अब यू 5-5 सेकंड में बना दोगे, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इसके, लेकिन थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है यार ये मास्टर थ्योरी क्यों पढ़ाता है, इसने तो यार थ्योरी पढ़ा देता है बस, ये तो यार मैं क्या करूं यार बताओ, है? अगर दो सेटों का आपको निकालना है तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो पहले आप a माइनस बी निकालें, फिर आप b माइनस ए निकालें, फिर आप उनका क्या ले लें, बोलो, आप पहले a माइनस बी निकालें, फिर आप b माइनस ए निकालें, फिर आप उनका ले लें यूनियन, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बन जाएगा। और a माइनस बी निकालना आपको आता है, b माइनस ए निकालना आपको आता है, यूनियन निकालना भी आपको आता है। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात? चलिए ये बात आगे समझ में आ गई भाई, लाइक वाइक करते रहो। जीतू यादव ने 2-4-5 मोहल्ले के छोरे पकड़ के और डिसलाइक करवा दिया है कि भाई इसने तो मतलब पूरा ही लौटा दिया सर ने तो। ठीक है, तो सममित अंतर इसको ही कहा जाता है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी है कि ए डेल बी, तो कभी ऐसा लिखा आ जाए ना ए डेल बी, तो इसका मतलब यही समझ लेना कि ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहा है, जहां पर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। सो सर क्वेश्चन का एग्जाम्पल करा दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी, तो मैंने कहा यार मुझे भी एग्जाम्पल से समझ में आता है, क्योंकि सब कुछ एग्जाम्पल ही तो है इस दुनिया में। ए अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4, एक अपने पास सेट है, मैंने एक बी माना, क्या माना 3 4 5 6, एक बी सेट हो गया मेरा 3 4 5 6। तो मैंने आपसे कह दिया कि मुझे बताइए ए डेल बी क्या होगा। अब खुद निकाल के बताओ, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एक बार निकाल के कोशिश करो, आंसर देने की कोशिश कर सकते हो क्या आप? अगर आपने कर ली ना तो आपको चॉकलेट से मतलब आपका मुंह भर दूंगा मैं। सर आईबी के लिए नया बैच, देखो यार मैं 10 बैच नहीं बनाता डियर, मेरी आदत नहीं है 10 बैच बनाने की, मेरा एक ही बैच चल रहा है, वही सबका मतलब खेल खत्म कर देगा, कोई सा भी एग्जाम हो, फाउंडेशन बैच। देखो ऐसा होता है ना कि मतलब 100 बैचों से ज्यादा अच्छा एक बैच है जो सर्वश्रेष्ठ हो, 100 पुत्रों से अच्छा एक पुत्र है जो गुणशाली हो, 100 बुद्धिहीन पुरुषों का क्या मतलब, पुत्रों का क्या मतलब। तो सेम काम बैच के साथ भी है ना। तो एक ही बैच में पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन क्योंकि मैं भी अच्छा अपना 100% दे पाऊंगा। हाँ, ओ सही आंसर आ रहा है, अगर आपका आंसर 1 2 5 6 आ रहा है तो आप इस इनाम के हकदार हुए। तो सर a माइनस बी करता हूं तो आपने सिखाया था 3 4 कटेगा, 1 2 रह जाएगा, बहुत बढ़िया। तो b माइनस ए आपने सिखाया था 5 6 रह जाएगा, और इन दोनों का आपको यूनियन लेना है, क्योंकि डिफरेंस का ही तो यूनियन लेना होता है, तभी तो डेल निकलता है। तो यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5 6। अब बताओ कैसी रही, मजा आ गया ना, कठिन नहीं है ना।
अरे सब कुछ पढ़ा सकते हैं साहिल सर आपके, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये लो हो गया। अब क्या था इससे में, पूरा का पूरा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो देखते हैं भाई। अब कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया पेपर में, आपके पूछा हुआ पेपर क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे को क्वेश्चन पता नहीं था, मैं लिख के लाया हूं, ठीक है। ए आपका 2 और 4 है, ठीक है। बी आपका बोला गया है क्या, बी क्या बोला गया है 1 2 3, ठीक है। बी आपका बोला गया है 1 2 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप ए यूनियन बी निकालें। पहले तो आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालें। चलो करिए भैया, जो आपका काम है वो आप करते जाइए। पहले ए यूनियन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। चलो तो देखो यार, बहुत अच्छा काम हो गया। ये तो मतलब मजे वाली बात हो गई। सर ए यूनियन बी निकालने में क्या है, ए यूनियन बी यानी कि दोनों में सब कुछ लेना है। तो ये हो गया सर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, केवल 2, राइट। 1 2 3 4 और केवल 2, राइट है भाई। बात तो समझ में आ रही होगी आपको मेरी, है ना। केवल 1 2 3 4 और केवल 2। अब आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जो अभी आप सीख जाओगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा हुआ है ना। ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, उसका गुणा करो। अब गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा में कुछ नहीं करना होता, आपको कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे बताओ। अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, बता सकते हैं क्या आप, बिल्कुल बता सकते हैं। आपको 2 है ना, तो 2 का 1 के साथ बना दो, 2 का 2 के साथ बना दो। देखो आपको गुणा करना है, तो ये 2 अकेला है ना, तो सबके साथ बनाना पड़ता है। 2 का 1 के साथ बन गया, 2 का 2 के साथ बन गया, 2 का 3 के साथ बन गया, 2 का 4 के साथ बन गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो 4 आपके बन जाएंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहूंगा, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं आपको उस क्वेश्चन को करा दूं। बाकी हो जाएंगे सारे, मतलब ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन आया ही नहीं, अब क्या करूं बताओ, कहां से लाऊं मैं टफ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है वो भी। जैसे ए आपका एक सेट दे रखा है, क्या दे रखा है गुरुजी, 1 4। बी आपका एक सेट दे रखा है, क्या दे रखा है गुरुजी, 2 4 5। तो मुझे वही वाला काम करके दे दो आप, ए यूनियन बी गुणा ए इंटरसेक्शन बी। बताओ आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बताते जाइए, आंसर निकल कर आ गया तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ना, तो ये जरूरी है। बोलो बोलो। चलो और क्वेश्चन करवाऊंगा फिर, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा सारे। तो यार मेरे को लगता नहीं कि इसमें आप मात खाने वाले हो। अगर ए इंटरसेक्शन भी निकाला तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है केवल। और ए यूनियन भी निकाला तो क्या निकल कर आने वाला है, ए यूनियन भी अगर निकालते हो तो आपका जो भी आपके सामने है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब आप पेयर बनाओगे तो क्या पेयर निकल कर आ रहे हैं, 4 1 या 1 4 या 4 1 जो भी है, 4 2 4 4 और 4 5, ये निकल कर आ रहे हैं आपके, ठीक है। 1 4 सही है क्या, 4 1 4 2 4 4 4 5, ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, भाई लाइक वाइक करते रहिए, सीख रहे हो तो। अब एक क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे पूरी की पूरी आपका मतलब दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तैयार हैं आप सभी सीख करने के लिए, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट वाला भी बताएंगे आप दोस्तों। जो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये मैं क्यों करा रहा हूं पता है, वो वाली बात है बस। 3 स्टूडेंट वाली बात कर रहे हो ना आप,
वो वेन डायग्राम से हो जाएगा। ये है ही वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम का एक और पार्ट होता है सेट थ्योरी, इसलिए वो पूछा गया है वेन डायग्राम आपसे, क्योंकि जब एग्जामिनर बैठा होगा ना लेकर कॉपी या फिर किसी किताब को खोल के बैठा होगा, तो वेन डायग्राम को एक्चुअल में एक्सप्लेन ही इससे किया जाता है। इसलिए सेट आपके पेपर में आया, इसलिए मैंने कराया। तो मैं जो पहले ही दिमाग लगा चुका था कि जो वेन डायग्राम वाला पार्ट है ना, उसने आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेगा फिर उसको। वो क्यों नहीं बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस? क्योंकि उसने वेन डायग्राम लिखा हुआ है वहां पर, राइट। इसलिए मैं मतलब ये आपको कराने के लिए इच्छुक हूं कि यार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, है तो वेन डायग्राम ही। तो अगर कोई डेटा वाला क्वेश्चन आता है तो आप वेन डायग्राम से करके आओ उसको, जो मैंने सिखाया है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर ही सकते हो, ठीक है ना डियर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तैयार रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अच्छे से करके आना उसको, मतलब करना भी उसको, मैं आपके साथ में करवाऊंगा। मैंने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे अगर आंसर दे दिया ना आपने, तो मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, मतलब क्या कहूं आपसे। अब मैंने आपको एक ए सेट पकड़ाया, मेरा ए सेट है 1 2 3, कोई दिक्कत ना, 1 2 3 4। मैंने आपको एक बी सेट पकड़ाया, बोले क्या है गुरुजी, 2 4 6 8। मैंने आपको एक सी सेट पकड़ा दिया, इसके मैंने सबसेट बना रहा हूं सारे के सारे, 3 4 5 6। अब एक एक करके आंसर देते जाओ। अब बस अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन समझ लो। एक यूनिवर्सल सेट मैंने आपको दे दिया, एक मैंने आपको ए दे दिया, एक मैंने बी दे दिया, एक मैंने सी दे दिया, इसी के ही मैंने 3 सबसेट बना दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए डैश निकाल के बताओ, दूसरा क्वेश्चन है बी डैश निकाल के बताओ। बोलो बोलो बोलो। तीसरा क्वेश्चन है ए डैश के ऊपर डैश निकाल के बताओ। चौथा क्वेश्चन है ए यूनियन बी का डैश निकाल के बताओ। क्या बात है सर। और पांचवा क्वेश्चन है बी माइनस सी का डैश निकाल के बताओ। आ जाओ भाई, निकाल के बताओ। अगर तुम में हिम्मत है तो आराम से करते रहना, मैं तो आपके आंसर की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत कर सकता हूं। चलिए तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं वो आप मुझे बताते जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब क्या आने वाला है वो आप सब बता रहे हो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। जैसे ए डैश, तो 1 2 3 4 के अलावा जो भी फालतू पड़ा हुआ है क्या है सर, 5 6 7 8 और 9। क्या ये सबका सही आंसर है क्या? अगर आपने ए डैश निकाल दिया है तो जोरदार तालियों के साथ आपका पहला क्वेश्चन सही हो चुका है। चलिए भाई, बी डैश अगर निकालना है तो बी डैश के उपस्थित एलिमेंट को यूनिवर्सल एलिमेंट में से घटाने पर, तो 2 4 6 8 को अगर घटाओगे आप तो आपका क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। अगर आपने बी डैश भी निकाल लिया है तो भी फिर आपके लिए जोरदार तालियां हैं, क्योंकि अगर आप 2 4 6 8 को घटा लेते हो तो 1 3 5 7 और 9 बचेगा। सर 7 को भी लिखिए किसी में, सर 7 को भी लिखिए किसी में, सर 7 को भी लिखिए किसी में। अच्छा इनमें 7 को लिखूं क्यों, क्या हो गया भाई, हद है यार। मतलब तुम अपने, अरे मैंने क्वेश्चन दिया यार तुम्हें, मतलब तुम क्वेश्चन ही चेंज करना चाह रहे हो क्या? हाँ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो भाई। चलिए ए डैश के ऊपर डैश क्या होगा भाई, सबसे पहले सर हमने ए डैश निकाला था 5 6 7 8 9, अब उसका भी ए डैश निकालना है। तो क्या मैं कहता हूं कि ये खुद ए बन जाएगा। ओहो क्या बात कही है सर आपने, यानी कि ये खुद ही बन गया। ठीक है चलो भाई, ए डैश का डैश मतलब ए डैश ये है, अब इसमें से ये इसका निकालूंगा तो आपको पता है ए आने वाला है, हो गया काम। ठीक है, ए यूनियन बी के ऊपर बार, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालें। यूनियन बी का मतलब सब कुछ, 1 चलेगा 2 चलेगा 3 चलेगा 4 चलेगा
6 चलेगा, 8 चलेगा, है ना। तो मैं पहले ए यूनियन बी निकालता हूं, जैसा कि आपने सर हमें सिखाया है। तो 1 2 3 4 6 और 8, राइट। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो इसको आप इसमें से घटा दो। तो 1 2 3 4 6 8 को घटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 आया, 6 के बाद 7 आया, 8 को घटाया तो 9 आया। यही आ रहा है क्या, 579। वेल डन जूही कुमारी, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू जूही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जूही, गजब। जयपाल, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो 5 7 9 का राइट आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलिए, अब आ रहा है मजा, है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं आता। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे। 2 4 6 8 3 4 5 6, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी अगर करते हो सर, तो आपने हमें बहुत बढ़िया ताकत दे रखी है। क्या, कॉमन घटा भाई, 2 बी माइनस सी करना है तो 4 जाएगा बस, और कुछ 6 भी जाएगा, ठीक है, जाने दो। तो बचेगा कितना, 2 और 8। मजा आ रहा है, केवल 2 और 8 बचेगा। और 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 2 8 घटा दो इसमें से, बस 2 हटा दो और 8 हटा दो। 1 3 4 5 6 7 और 9, 1 3 4 5 6 7 9। ओरे यार क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार, ये बताओ मेरे को। सर टफ क्वेश्चन प्लीज। ओहो, कॉन्फिडेंस, गजब। तो ऐसा ही होता है, देखो यार मजा आ गया ना क्वेश्चन करके। ऐसी क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप अब नहीं करके आओगे, अब सब कुछ करके आ जाओगे ना। चलिए आइए, अब एक और क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताना, ठीक है। अरे यार सेट रह जाएंगे ना, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है कि मेरे पास, कुछ होना तो चाहिए, एक ऐसी कोई शक्ति हो मेरे पास जिससे मैं ऐसे काट लूं इसको। कोशिश करता हूं, चलो। और इसको ले चलूं, ओ चले जाएगा तू, तो कॉपी करने का भी सिस्टम होना चाहिए फिर। तो कॉपी हो गया, ओ वाओ। चलो आप भी चलो, इस शहर में चलो आप। पेस्ट कैसे करें फिर भाई, यही तो कला है सर, पेस्ट करना नहीं आ रहा। पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी क्यों हुआ भाई तू, जब पेस्ट ही नहीं होना था तेरे को। छोड़ो, अब क्या करें, दोबारा लिखें, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो छोड़ो। आओ सीख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको सेट आ चुका है, बधाई हो, है ना। आपको सेट आ चुका है, बधाई हो भाई। सब सब लोग लाइक करो यार दिल से यार। ये लाइक दिल से नहीं करते हो ना तो मेरे को मजा नहीं आता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं क्या जो कदर ही नहीं करते हैं क्या, है। कदर करना सीखो यार, क्योंकि ये चीज अमूल्य है। ये कितना था हमारा, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। बताओ यार, ये भी आ गया चैप्टर है। कभी हम सोचते थे क्या ये चैप्टर आ जाएगा हमें, नहीं सोचते थे हम तो सर। लेकिन अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो ना तो सब समझ लेता है। मैंने बोला 3 4 5 6। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, आप देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मैंने आपसे कहा कि मुझे ए डैश निकालो, मुझे बी डैश निकालो, फिर उसका यूनियन निकाल के बताओ। तो अगर हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि ए डैश यूनियन बी डैश,
तो भाई ऐसी बात है गुरुजी, ए डैश निकालना आपने सिखा रखा है हमें। मैंने कहा यार तुम्हें तो सब पता है। बोले क्या करूं बताओ, 1 2 3 4 घटा दो और क्या है, बचे कितना 5 6 7 8। मतलब अब लग कठिन नहीं लग रहा ना, मतलब वो फील मेरे को भी आने लग गया कि अब सही है। 2 4 6 8, 2 4 6 8 को अगर घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9। अब इसका यूनियन लेना है तो सब चलेगा, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ना ना ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है यार। 1 2 तो है ही नहीं, है ना, हटा ही दिया हमने 2 तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1 3 5 6 7 8 और 9, ये आंसर आएगा भाई। 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 3 9 भी ए डैश में, हाँ हाँ 9 भी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी यूनियन ले रहे थे ना तो 9 तो वैसे भी हट जाता, आंसर तो सही आता हमारा। 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। सर फंक्शन भी करा देना, बताओ कहां पे करें फंक्शन। चलो तो मुझे लगता नहीं अब कुछ बचा है, बाकी सारे टाइप आप कर लोगे अब तो। जैसे एक आध क्वेश्चन और दे देता हूं आपको मैं, इसका आंसर निकाल के बताओ। ए माइनस बी यूनियन सी, बताओ क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी। ए डैश में 9 भी आएगा, हाँ लिख दिया ना। तो क्या हम कह सकते हैं, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। और उसके साथ साथ यूनियन लेना है तो सब कुछ लेना पड़ेगा, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 8 भी है। ओके, अब ए में से मुझे घटाना है, तो ए कितना है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जब इसमें से ये घटेगा ना तो आपका क्या रह जाने वाला है, 3 4 जाएगा, 2 3 4 जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। ओहो यार कितना मजा आ रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, ओनली 1। सो बस हो गया काम। चलिए, तो ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपने सेट थ्योरी के क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको समझ में भी आ गए हैं और बढ़िया तरीके से आप चीजें सीख भी रहे हैं। तो कैसा लगा आपको सेशन, जल्दी से मुझे बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और भी क्वेश्चन बनते हैं, इन पर हम कर सकते हैं वैसे तो, अगर चाहें तो और भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। ठीक है माय डियर, चलिए। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, मुझे काफी अच्छा लगा। अगर कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं क्वेश्चन 1 2 करा ही देता हूं यार, खत्म करें एक साथ ही, खत्म करें ना इसको। तो जैसे कि कभी कभार है ना, कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, देखना तो जो जिनको जल्दी है, और सुनो रात को 8 बजे पेपर होगा, सबको आना है। रात को 8 बजे जो पेपर होता है कैच द मैथ में, सबको आना है। अगर आप नहीं आओगे तो फिर मुझे नहीं पता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप आओगे तो मेरे को पता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है माय डियर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए आप मुझे, है ना। कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अभी ऑप्शन लिखूंगा, आंसर मत दे देना एबीसीडी पहले कि सर ए के बराबर होगा, ठीक है। हाँ कुछ लोग हैं होशियार चंद। 5 ए, ए यूनियन बी और ए माइनस बी के ऊपर बार, बताइए किसके बराबर होगा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए ना तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप है ना एक काम कर लिया करो, 3 सेट मान के रख लिया करो, 1 2 3 4 5 6 मान लो ऐसी मान के रख सकते हो आप, आपका आंसर निकल जाएगा अपने आप। आपने अपने आप ए बना लिया, अपनी मर्जी से बना सकते हो। आपने ए बना लिया 1 2 3 4, आपने बी बना लिया कितना 3 4 5 6 बना लिया आपने, ठीक है। अब ये मान लिया करो, क्योंकि जब आपको सेटिस्फाई कराना हो ना तो आपको कोई वैल्यू मान लेनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अब मैं कहता हूं पहले मैं ए डैश निकालूंगा, तो पहले ए डैश निकाल भाई। पहले ए डैश निकाला मैंने तो कितना निकल कर आया, 5 6,
अब 5 6 का मैंने यूनियन लेना है बी से। अब 5 6 का मैं यूनियन लूंगा बी से, तो मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, ए डैश यूनियन बी। तो ए डैश यूनियन बी मेरे पास क्या निकल कर आएगा, वही आएगा 3 4 5 6, है ना, क्योंकि 5 6 तो कॉमन ही है, यूनियन है तो सब कुछ आ गया। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो ए से मैंने अगर इंटरसेक्शन लेना है तो 3 और 4, तो मेरा आंसर होगा 3 और 4। अब 3 और 4 कौन सा आंसर हो सकता है, अगर मैं फाई देखूंगा, नल तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, ए यूनियन बी होगा क्या, ए यूनियन बी भी नहीं होगा। अब ए माइनस बी बार ये है क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा भाई मेरे को। तो मैं देखता हूं इसमें से मेरे पास कितना बचा, 1 2, तो ए माइनस बी बार मैं करूंगा तो 3 4 आ रहा है क्या, बोलो यस। मजा आ गया क्या, क्या आपका यही आंसर है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर ये हुआ तो मैं खुशी के मारे, मतलब क्या कहें, लेकिन ये तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो कुछ और है इसका, है ना। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है भाई साहब, बिल्कुल हुई है, यूनियन में कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा, डिसजॉइंट है अपना, सही है ना, सही है, सही अपना सही है, ठीक है ना, अपना सही है, वो डिसजॉइंट है ना। चलिए, तो डी ही होगा, यही आंसर है ना। तो चलो अच्छी बात हुई। तो ये आपकी कहानी है, आप इस तरह से मान सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ आना चाहिए, सेट के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं। अब एक आध फॉर्मूले भी लिख लीजिए जो जरूरी भी हैं आपके लिए, जो वेन डायग्राम के थ्रू बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वेन डायग्राम का ही पार्ट है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होते हैं आपने अक्सर पढ़ा होगा, हाँ ठीक है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, क्या है भाई, अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि कभी कभार आपके पास बोला जाता है कि ए और बी आपके क्या हैं, फाइनाइट सेट हैं। आपके क्या है, ए और बी आपके क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ए और बी क्या है, आपके फाइनाइट सेट हैं। अगर मैंने आपसे बोला है कि अगर ए और बी आपके फाइनाइट सेट हैं तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, याद आ रहा है कुछ, हम कैसे लिखते हैं, एन ऑफ ए, बात वही है, वेन डायग्राम वाली बात ही कर रहा हूं, कुल मिलाकर बात ये है, माइनस कर देते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद आ रहा है ना, कॉमन वाला पार्ट घटा देते हैं, है ना। तो ये वही वाली फॉर्मूले हैं, इसलिए मैं इन सब चीजों को लिखाता नहीं हूं, ठीक है। हाँ चलिए, तो अच्छा लग रहा है भाई, सीखा बहुत कुछ आपने। रात को 8 बजे सेशन होगा, उसमें आओगे या नहीं आओगे, पहले ही बता दो, क्योंकि ये उनके लिए जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। रात को 8 बजे अनअकैडमी पर, आज 2 जनवरी है, कल भी हुआ था, पेपर कराता हूं एक्सपेक्टेड पेपर। जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको वाकई में आग है, जुनून है कि भैया इस साल नौकरी लेकर रहूंगा, मेरे को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पेपर हो गया है नहीं हो गया है, क्योंकि मैं आपको करवाऊंगा तैयारी सीबीटी 2 की भी, और मैं करवाऊंगा आपके सिलेक्शन का पूरा इंतजाम। आप बस पढ़ते रहिए, यही है बस आपका काम। पंचायती में ना फंसे, पढ़ाई पर ध्यान दें। गांव के दादाजी जब दादाजी हैं तो वो बन रहे हैं, आपको बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया की भीड़ में 5-6 लोगों के साथ में बैठना बहुत आसान है, जॉब लगाने के बाद में तब अपनी अपनी सेखी झाड़ लेना। लेकिन अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अभी आपको सबसे जरूरी काम है पढ़ लेना। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि मैंने तो कर लिया है, मेरा तो काम हो गया है, तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि जब तक जियोगे तब तक सीखते रहोगे, और जिस दिन चले गए उस दिन सीखना बंद होगा। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एक क्लास में आ रहे हो और आपको सब कुछ आता है, तो सब कुछ आने का मतलब ये नहीं है, सब कुछ आने का मतलब ये है कि मैं कितना फास्ट कर सकता हूं, अब मुझे स्पीड पर काम करना है अगर मेरे को आता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ आ जाए, क्यों, क्योंकि 100% तो किसी को ही नहीं आया आज तक, ठीक है। तो याद करना इन चीजों को, रात को 8 बजे आना मत भूला करो। कुछ चर्चा भी करते हैं आपके लिए, भविष्य की बातें भी की जाती हैं। पेपर देने से पहले एक बार रिवीजन क्लास जरूर देखकर जाना, मैंने पढ़ाई है। जिनका पेपर है भैया वो एनालिसिस के लिए नंबर लिख लो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दिया करो क्वेश्चन आए तो। रात को 8 बजे आपका सेशन होता है, इस सेशन को जरूर लो डियर स्टूडेंट, क्योंकि इससे बेस्ट सेशन पूरे भारत देश में नहीं चल रहा है। आपको मैं ये वास्तविकता से बता देता हूं, मेहनत वही इंसान करा सकता है जो कराता आ रहा है।
वो इंसान एक दिन में कभी मेहनत नहीं करा सकता। अरे लो ये पढ़ लो, अरे भाई ये पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो उस बच्चे को जो 2 साल से पढ़ाया जा रहा है उसने क्या अलग सीखा? उसने सीखा है तजुर्बा, उसने सीखा है क्वेश्चन को पढ़ने का सही तरीका, उसने सीखा है कि कैसे क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में सॉल्व करूं। एक दिन में पढ़ने से, या मैं कह दूं अच्छा दोस्तों ये 50-100 पन्नों या 500 पन्नों की पीडीएफ दे रहा हूं, आप पढ़ लेना, पेपर इसी में से आएगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि भैया पढ़ूं कैसे, ये मजाक है क्या? तो सबको पता है कि पेपर कहां से आएगा। अरे देखो रोमबस का क्वेश्चन आ गया, रोमबस मैंने कराया था, हां कराया था, लेकिन क्वेश्चन कितने कराए महाराज? मैटर करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है, उससे तुम्हारा क्या फायदा हो गया। इसलिए कहता हूं कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई नहीं हुआ करती है। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो वेरी फर्स्ट डे से लगना पड़ता है, और वो सिलेक्शन वाले बच्चे अपने आप लग जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको अगर अलग चीज पढ़नी होती है तो वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको इस वजह से उस तरह से कोई टेंशन नहीं होती है कि उनको करना क्या है। उनको सिर्फ पता रहता है कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है। तो कहां आप में कमी है, आप उस कमी को निकाल दीजिए, बाहर निकाल के लात मार के फेंक दीजिए कमी को, क्योंकि कमियां तो हर किसी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रेगुलर रहें, एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं। देखो मैं जितना भी मेहनत कर सकता हूं मेरे विद्यार्थियों के लिए, मैं उससे दुगनी मेहनत करूंगा, दुगनी मेहनत। मेरे को अगर कुछ और भी पढ़ाना तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और मैं आपसे भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। अगर आप मेरे सच्चे विद्यार्थी हो तो कर्मठ बनिए, कर्म करने से ही सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा बस। आप एक दिन में कुछ नहीं होता है डियर, ये ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि भाई चल एक दिन में आपको रिवीजन करा देता हूं, हाँ रिवीजन मैं उन बच्चों के लिए करवाता हूं, पहले बता रहा हूं, जो विद्यार्थी मेरे से 2 साल पढ़ा है, क्योंकि वो पता है कि उसने ये नोट्स वही हैं जो सर हमें कराते हैं, और वही रिवीजन होता है। एक दिन में तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जो नया बच्चा आएगा, और सिलेक्शन भी नहीं होता ऐसे बच्चों का, ये आप भी जानते हैं। तो आप बस सिलेक्शन के लिए पढ़िए। मैं हमेशा ये वादा करता हूं आपसे कि अच्छा पढ़ोगे, सिलेक्शन भी होगा, और डेडिकेटेडली पढ़ोगे। एक सिंगल डे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आप पढ़ाई तो करो। यही जुनून होना चाहिए आपके अंदर भी, और मैं यही आपसे उम्मीद भी करता हूं। आप सभी विद्यार्थी में एक जुनून, मतलब होता है ना एक पैशन होना पढ़ाई का। मैं पागल हूं, मैं सन की हूं पढ़ाने के लिए, तो आप सन की क्यों नहीं हो पढ़ने के लिए? सन की बनिए ना, थोड़ा सा बनिए, मजा आएगा आपको लाइफ में। अगर प्रायोरिटी देनी है ना जिंदगी में, तो इस समय को दे लो प्रायोरिटी भैया, क्योंकि यही समय आपके भविष्य बना सकता है। यही समय आपके घर वालों को एक अच्छे मतलब कपड़े पहना सकता है। अगर आपके माँ बापों ने आज तक अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं ना, तो ये एक जॉब आपकी कपड़े दिला सकते हैं उनको, और आपके दिए हुए कपड़े उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपका पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, कितनी पंचायती में आप रह रहे हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ आप जॉब लग जाओ एक बार, फिर आप देखो कि आपको वैसी सराखों पर बैठा के रखते हैं, फिर और कितना रखेंगे। तो लाइफ में कुछ पाना है ना, तो अभी से मेहनत करो। मैं ये आपको आज बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाला साल पड़ा हुआ है, फिर तुम भटकोगे, फिर तुम्हें मतलब इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट करोगे तुम। मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरुआत ही नहीं करते हो तुम, फिर कहते हो कि सर सिलेक्शन नहीं होता। मेहनत करना आता है क्या? रेगुलरिटी रखना आता है तुम्हें? कितनी रेगुलरिटी रखते हो तुम भाई, बताना मेरे को। तुम 10 जगह तो घूमते हो, 50 जगह तुम वीडियो देखते हो, फिर कहते हो सर टाइम नहीं मिलता तुम्हें। एक सोर्स को फॉलो करो, चाहे किसी को भी फॉलो करो, लेकिन कंटिन्यूअस फॉलो करो, तब जाके सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं मिलती सफलता तुम जैसे सोच रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब तुम समझते ही नहीं हो चीजों को। लाइफ बहुत आसान लगती है कि तुम्हें? लाइफ छोटी सी जिंदगी है, इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने में तुले हुए हो। ढंग से मेहनत कर लो, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जॉब्स की कमी नहीं है लगने वाले के लिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। रात को 8 बजे वाली क्लास लेनी है आपको, और रात को 8 बजे वाली क्लास लो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और साहिल 10 फ्री में इतने सारे सेट करा दिए, क्या जरूरत है तुम्हें बुक लाने की भाई? हैं क्यों लगाने पैसे किसी के लिए? पढ़ो तो सही पहले तुम। लेकिन तुम्हें तो मजे चाहिए, वहां जाऊंगा, वहां पढ़ूंगा, वहां करूंगा, ये करूंगा।
एक सोर्स को फॉलो करो, फिर देखो कि क्वेश्चन उसमें से आते नहीं आते। आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे। साहिल 10 कोड लगाकर मेरे फ्री प्लान की अगर तुम सारी क्लास भी देख गए ना, ये अगर स्पेशल क्लास सारी भी देख गए ना फ्री वाली, कौन क्या बताओ, इस एसएससी एग्जाम में जाकर स्पेशल क्लास में जाओ, साहिल खंडेलवाल को सर्च करो और मेरी प्रोफाइल में उपस्थित सारी स्पेशल क्लास भी अगर देख गए ना तुम 3 बजे 8 बजे वाली, तो तुम्हारा निहाल हो गया मामला, पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। लेकिन पढ़े तो कोई, कह दो क्या फर्क पड़ता है, जून ही रहेंगी हमारे तो आपको कुछ नहीं करना, फ्री प्लान के लिए साहिल 10 कोड लगाना है, फ्री क्लास होती है, आपको डेली ज्वाइन करनी है, सफलता चाहिए तो। और अगर आपको सीजीएल सीएचएसएल में अभी से सिलेक्शन लेना है या सीईटी की तैयारी करनी है तो अभी से करो, बहाने बनाना बंद करो। अगर बहाने बनाते रहोगे तो कंप्लीट या डिटेल में कभी अगर एक बार कभी पढ़ के देखिए मैं तो आपने कम से कम एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस खत्म करो, फिर प्रैक्टिस करना, फिर जो भी कमियां हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देना। ठीक है, बस तैयारी करो ना यार, एसएससी सीईटी बैंक रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या अलग सिलेबस है क्या? एक रत्ती भर का भी अलग सिलेबस नहीं है, एक रत्ती भर का बोल रहा हूं, रत्ती भर का। ढंग से मैथ पढ़ने का मतलब होता है, ढंग से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब होता है आप यहां उपस्थित इंडिया के सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। बताओ कौन सा एग्जाम क्रैक करना है तुम्हें, सब क्रैक कर सकते हो। एक अलग चीज क्या होती है, जैसे कि स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसकी अलग से जीके हो गई, वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। वो बच्चे का सेल्फ दिमाग कहता है कि मैं क्या पढ़ूं। जो कॉमन है, जैसे मैथ कॉमन है, जीके कॉमन है, जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके कॉमन है तो कॉमन है। मेरे 50 बार एक ही चीज बताने से याद थोड़ी ना होगा, तुम्हारे पढ़ने और लिखने से याद होगा। कई बार आप सोचते हो, मैं आपको एक गलती बताता हूं आपकी, आप ये सोचते हो भाई कोई पढ़ रहा है जीके, जीके भाई एक ऐसा विषय है जिसकी विषय वस्तु खुद तैयार करनी पड़ती है। अगर आप मैप में देख रहे हो अच्छा ये यहां है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कभी आप एक खाली मैप लो और खुद बना के देखो ना कि कौन कहां है, कहां गलती कर रहे हो आप, कि ऑस्ट्रेलिया को भारत में तो नहीं घुसा रहे हो, नीचे ही आएगा ना भाई। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, लेकिन करते ही नहीं हो। वो चम्मच से पीने की आदत छोड़ दो यार, हर कोई चम्मच से नहीं पिलाएगा, कुछ चीजें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब जाके टॉपर बनता है और तब जाके हम रोते रहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो भैया सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, अगर आप कोर्स लेते हो सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। साहिल 10 आपको कोड लगाना है, बिना किसी गैप के तैयारी अभी शुरू कर सकते हो। सीजीएल सीएचएसएल वालों के लिए बात कर रहा हूं, है ना, जिनका तैयारी करना है वो ज्वाइन कर लेना, अभी पैसे नहीं बढ़े हैं, आप अभी ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एसएससी एग्जाम में जाकर। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, इंडिया के जितने भी एजुकेटर हैं सब यहाँ हैं अनअकैडमी पर, सब यहाँ हैं। इस अनअकैडमी ने सभी एजुकेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, जिससे कि आप कहीं बार बार भगो ही नहीं यार उससे पढ़ना है, अरे सब यहाँ है, किससे पढ़ना है बताओ। इंडिया की जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है सब यहाँ अवेलेबल है, पढ़ो ना आप। लेकिन नहीं, एक ही फीस में मिलेगा सब कुछ, साहिल 10 कोड लगाओगे डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्राइस हाई 11 जनवरी कर दिया है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी जोड़ो, आज से ही जोड़ो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, चलिए, तो साहिल 10 कोड लगाकर आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है, इतने में तो पढ़ाई हो जाएगी जितने में आप किराया लगाते हो आने जाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रात को 8 बजे अगली क्लास होने वाली है, रात को 8 बजे अनअकैडमी पर आपको जुड़ना है, और जल्दी ही मैं 3 बजे का सरप्राइज रिवील करने वाला हूं कि 3 बजे आप क्या होने वाला है। सर बढ़िया एक प्लान किया है, कल रात को मैंने बताया भी था, काफी सारी बातें भी की बच्चों से, अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, लेकिन समय नहीं होता है, खैर पढ़ाने में ज्यादा उद्देश्य है मेरा, मैं कभी कभार ही बोलता हूं, लेकिन कड़वा बोलता हूं, है ना, मीठा नहीं बोलता मैं, क्योंकि मीठा बोलने वाले तुम्हें सिखा नहीं सकते, सलाह नहीं दे सकते, है ना, वो तो कुछ मोटिवेशन कोई मीठा बोलने से थोड़ी ना मिलता है। मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। तुम क्या हो, तुम कितना तुम्हें पता है, कितना तुम्हें आता है, ये तुम्हें पता है भाई, मुझे भी पता है कि मैं भी अभी परफेक्ट थोड़ी ना हूं, मेरे को भी सीखना है बहुत कुछ भाई, अभी तो लाइफ पड़ी है पूरी सीखने के लिए, और हर दिन मैं सीखता जा रहा हूं, कुछ ना कुछ नया पढ़ता जा रहा हूं, गलतियां होती जाती हैं, सीखता जाता हूं, गलतियां करता जाता हूं, सीखता जाता हूं, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समझ लो मेरी बात। तो आप भी अपना ध्यान रखें और चीजों को बेहतर बनाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, चीजों को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अपने दोस्तों तक, अपने प्रियजनों तक ये शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं रात को 8 बजे, नीचे कमेंट में लिंक है, आपको आना भी है अनअकैडमी पर, डायरेक्ट आइए। ठीक है, टेक केयर।
हाँ मैं पढ़ाऊंगा भाई, मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। ओके, एक कह रहा प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ। देख भाई, जिसको पढ़ना है ना यहां से पढ़ो, ठीक है। जिसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या जगह है देखिए। पढ़ने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पर जाओगे, जैसे ही मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, मैं आपको सारी चीज दिखा देता हूं, है ना। वाईफाई स्टडी डालो, ठीक है, डाल दिया। चलिए इस पे जाओ, चले गए। जाने के बाद में आप प्लेलिस्ट पर जाओ। प्लेलिस्ट में मैं देखो, मेरी प्लेलिस्ट आपको यहां दिख जाएगी, मैथ बाई साहिल सर, मैथ बाई साहिल खंडेलवाल, ये प्लेलिस्ट है आरआरबी एनटीपीसी की। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जितने भी आपके वीडियोस हैं वो सब आपको अवेलेबल मिलेंगे, मेरे जितने भी वीडियोस हैं। अब यहां मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन महाराज जाकर आपको देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाकर आपको देखना पड़ेगा इस मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो जाकर अभी देखिए, सारी की सारी चीजें आपके लिए मिल जाने वाली हैं आपको, ठीक है माय डियर। चलिए, तो उम्मीद यही करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प मैं तैयार करूं, आपको सारी की सारी चीजें बताऊं, सारी की सारी चीजें क्लियर करूं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलने वाला है, क्लियर है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।